आज हम बात करेंगे उन अदृश्य खतरों से लड़ने वाले असल हार्डवेयर की। सोचिए, एक युद्ध क्षेत्र के बीच में आपको एक मल्टी टन वाहन या अपनी ही त्वचा से एक अदृश्य जहर साफ करना है। और इसके लिए सिर्फ पानी की एक बाल्टी काफी नहीं होती। एग्जैक्टली आपको खास केमिस्ट्री चाहिए, हाई प्रेशर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। आज की चर्चा में हम इन्हीं उपकरणों को समझेंगे, मतलब उस सूट से जो आपका पहला रक्षा कवच है से लेकर उन बड़े डीकंटामिनेशन स्टेशंस तक जो एक पूरी यूनिट की लड़ने की क्षमता को वापस लाते हैं। बिल्कुल। और आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये उपकरण क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों ऐसे बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी आईपीई में हर परत का क्या मतलब है, और ये जो 6 घंटे और 24 घंटे की परफॉर्मेंस रेटिंग्स हैं, इनके पीछे की रणनीति क्या है। अच्छा, हम सीबीआरएन कैनिस्टर के अंदर के ड्यूअल फिल्ट्रेशन सिस्टम को समझेंगे, डीकंटामिनेशन सोल्यूशन 2 मतलब DS2 के इस्तेमाल के पीछे की जोखिम भरी सच्चाई जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि कब 14 लीटर का एक स्प्रे पंप एक 3000 लीटर के मोबाइल स्टेशन से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो एक सैनिक और एक अदृश्य दुश्मन के बीच खड़ी होती है, उनका पर्सनल सूट और मास्क। ये जो सीबीआरएन सूट है, इसे सामान्य यूनिफॉर्म के ऊपर पहना जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रीदेबल होता है ताकि पहनने वाले को गर्मी से कोई परेशानी न हो। लेकिन इसकी एक सख्त समय सीमा है, 6 घंटे का ब्रेक थ्रू टाइम, BTT। हाँ, और वो 6 घंटे की सीमा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूट की बनावट में मतलब 3 परतें होती हैं और हर एक का अपना काम है। जो सबसे बाहरी परत है वो नायलॉन की बनी होती है। इसकी खासियत यह है कि ये आसानी से आग नहीं पकड़ती और इस पर तेल भी नहीं टिकता। फ्लेम रिटार्डेंट एंड ऑयल रिपेलेंट। बिल्कुल। 1 मिनट, आउटर लेयर तो आग और तेल से बचा रही है, तो इसका मतलब असली केमिकल से लड़ने का काम अंदर की परतों का है। वो कैसे काम करती हैं? आपने सही पकड़ा। असली सुरक्षा बीच वाली परत में है। ये नॉन वोवन कपड़े पर हाई क्वालिटी एक्टिवेटेड कार्बन की एक परत होती है। ये एड्सॉर्प्शन के जरिए जहरीली गैसों को सोख लेती है। अच्छा, एड्सॉर्प्शन। और तीसरी अंदरूनी परत वो आराम के लिए हल्की सूती कपड़े की होती है। एड्सॉर्प्शन, तो ये एड्सॉर्प्शन यानी सोखने जैसा नहीं है जैसे स्पंज पानी सोखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एड्सॉर्प्शन है, मतलब ये एक तरह का केमिकल मैग्नेट है जो जहरीले कणों को अपनी सतह पर चिपका लेता है, अंदर नहीं खींचता, बस पकड़ लेता है। बेहतरीन एनालॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है। एक्टिवेटेड कार्बन की सतह पर अरबों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जहरीली गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़कर फंसा लेते हैं। लेकिन समय के साथ ये सतह भर जाती है और इसीलिए वो 6 घंटे की ब्रेक थ्रू टाइम लिमिट होती है। उसके बाद सूट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। समझ गई। और मास्क का क्या? मेरा मतलब रेस्पिरेटर का। 6 घंटे तो सूट के लिए हैं, लेकिन चेहरे और फेफड़ों की सुरक्षा तो उससे भी ज्यादा जरूरी लगती है। बिल्कुल, इसीलिए रेस्पिरेटर ज्यादा मजबूत सुरक्षा देता है। इसका वजन 500 ग्राम से कम होता है, लेकिन इसका BT 24 घंटे का है। 24 घंटे? वाओ, हाँ। इसमें एक 5 पॉइंट हार्नेस होता है ताकि ये चेहरे पर पूरी तरह से सील हो जाए और हवा लीक ना हो। यहाँ तक कि इसमें एक स्विवल ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी होती है जिससे सील तोड़े बना पानी पिया जा सके। लेकिन इसका असली हीरो है कैनिस्टर। कैनिस्टर? जिसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं। 2 फिल्टर एक ही कैनिस्टर में? हाँ। ये कैसे काम करते हैं? पहला है हेपा फिल्टर यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये धूल, पार्टिकुलेट एरोसॉल्स, बैक्टीरिया और सबसे जरूरी रेडियो एक्टिव फॉलआउट जैसे ठोस कणों को रोकता है। इसके बाद हवा जाती है गैस फिल्टर में, जिसमें वही एक्टिवेटेड कार्बन होता है जो सूट में था, लेकिन ज्यादा मात्रा में। अच्छा। और ये केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स जैसे गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक फिल्टर ठोस कणों के लिए है और दूसरा गैस के लिए। तो असल बात यह है कि हर उपकरण की एक अलग सहन शक्ति है। सूट आपको 6 घंटे देता है, जो शायद एक मिशन पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन आपका मास्क 24 घंटे तक साथ देता है, क्योंकि सांस लेना सबसे जरूरी है। ये डिजाइन हमें बताता है कि रणनीति सिर्फ हमले की नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की भी होती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये मास्क सभी के लिए काम करता है? जैसे जिन लोगों की दाढ़ी हो, उनके चेहरे पर तो ये ठीक से सील नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है, और इसी के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन बनाया गया है। एक इंटीग्रेटेड हुड मास्क यानी IHM आता है,
ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी दाढ़ी है या सिर पर चोट लगने की वजह से वो स्टैंडर्ड मास्क नहीं पहन सकते। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? ये चेहरे के बजाय गर्दन के चारों ओर एक रबर सील बनाता है, जिससे सुरक्षा में कोई कमी नहीं आती। वाह, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मतलब सेना में ये नियम कि आपको क्लीन शेव्ड रहना है, वो सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं बल्कि आपकी जान बचाने के लिए भी है। बिल्कुल, और अगर मजहबी या किसी और वजह से दाढ़ी रखनी पड़े तो उसके लिए भी एक हल निकाला गया है। ये दिखाता है कि डिजाइन में कितनी गहराई तक सोचा गया है। हाथ और पैरों के लिए भी कुछ खास होता होगा? हाँ, उनके लिए ग्लव्स एंड ओवरबूट्स होते हैं। दोनों इम्परमिएबल ब्यूटिल रबर से बने होते हैं जो केमिकल एजेंट्स को आर पार नहीं जाने देता। दस्तानों में अंदर एक पतली सूती परत होती है ताकि पसीना सोख सके, क्योंकि रबर पहनने से बहुत ज्यादा पसीना आता है जो लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहे तो परेशानी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो सैनिक अपने सूट, मास्क, दस्तानों और बूट्स में पूरी तरह सुरक्षित है, वो बच गया। लेकिन अब वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा है जो जहरीली है। उसका टैंक, उसके हथियार, जमीन, सब कुछ कंटामिनेटेड है। अब लड़ाई खुद को बचाने की नहीं बल्कि अपनी लड़ने की क्षमता को वापस पाने की है। यहीं से डीकंटामिनेशन का काम शुरू होता है ना? बिल्कुल सही। यहीं पे लड़ाई का दूसरा चरण शुरू होता है। जब कंटामिनेशन का पता चलता है तो खास सॉल्यूशंस और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे आम है DS2 यानी डीकंटामिनेशन सॉल्यूशन 2। ये पीले रंग का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेसिस का एक शक्तिशाली मिश्रण है। DS2 इसे स्प्रे करके या पोंछकर उपकरणों और वाहनों को बाहर से साफ किया जाता है ताकि केमिकल एजेंट्स न्यूट्रलाइज हो जाएं। लेकिन ये तो एक अजीब स्थिति है। आप एक खतरनाक केमिकल से बचने के लिए एक और खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जल्दबाजी में सैनिक खुद को ही इस DS2 से चोट पहुंचा दे? क्या इसके कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। DS2 धातु के लिए नॉन करोसिव है, पर त्वचा और आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। और हाँ, सुरक्षित विकल्प विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में आपको सबसे असरदार चीज चाहिए होती है। राइट। और DS2 बहुत तेजी से कई तरह के एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये कैलकुलेटेड रिस्क है। एक कैलकुलेटेड रिस्क, उपकरण को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए एक नियंत्रित खतरे का उपयोग करना। बिल्कुल। और इसे स्प्रे करने के लिए क्या उपकरण है? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये कोई सामान्य स्प्रे बॉटल तो नहीं होगी। नहीं, छोटे स्तर पर पोर्टेबल डीकॉन्टामिनेशन अपैरेटस का इस्तेमाल होता है। इसे आप एक हेवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील का स्प्रे पंप समझ सकते हैं। इसकी क्षमता 14 लीटर है और स्प्रे की रेंज 5 मीटर तक होती है। 14 लीटर? हाँ, और इसे हाथ से या फिर गाड़ी के एयर कंप्रेसर से प्रेशराइज किया जा सकता है। 14 लीटर, ये सुनने में तो काफी कम लगता है। इससे क्या साफ हो पाएगा? हाँ, और ये 14 लीटर की क्षमता सुनने में कम लग सकती है, लेकिन ये सोच समझकर तय की गई है। इतने में आप एक जीप के दरवाजे और हैंडल या एक मशीन गन की पोस्ट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हाई टच पॉइंट्स। एग्जैक्टली, वो हिस्से जिन्हें लोग सबसे ज्यादा छूते हैं। इसका मकसद पूरी गाड़ी धोना नहीं, बल्कि खतरे के सबसे बड़े पॉइंट्स को तुरंत न्यूट्रलाइज करना है। समझ गए। इसके साथ एक स्क्रैपर और ब्रश भी आता है ताकि कंटामिनेशन को भौतिक रूप से खुरचा जा सके। इससे DS2 घोल ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि वो सीधे केमिकल एजेंट के संपर्क में आता है, ना कि धूल या मिट्टी की परत के। तो ये पोर्टेबल अपैरेटस एक तात्कालिक समाधान जैसा है, जैसे आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना? सही एनालॉजी है। लेकिन अगर पूरी इमारत में आग लगी हो तो आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। CBRN की दुनिया में वो फायर ब्रिगेड क्या है? जब पूरा का पूरा काफिला कंटामिनेटेड हो जाए तब क्या होता है? उस स्थिति के लिए मोबाइल डीकंटामिनेशन स्टेशन होता है। ये एक भारी वाहन जैसे कि टेट्रा ट्रक पर बना एक पूरा सिस्टम है। ये बड़े पैमाने पर डीकंटामिनेशन के लिए बनाया गया है और इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण? ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। पहला चरण क्या है? पहला है प्री वॉश। इसमें एक 3000 लीटर का पानी का टैंक होता है और हाई प्रेशर जेट से वाहनों पर से धूल, मिट्टी और मोटा मलबा हटाया जाता है, जैसे कार वॉश में होता है। बिल्कुल वैसा ही। दूसरा चरण है केमिकल वॉश। इसमें एक सिस्टम पाउडर और तरल पदार्थ मिलाकर एक गाढ़ा घोल या स्लरी बनाता है ताकि केमिकल एजेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और तीसरा और आखिरी चरण है पोस्ट वॉश। इसमें गर्म पानी के जेट और भाप से बचे खुचे केमिकल को धोया जाता है। अच्छा। और इसी स्टेशन में जवानों के लिए गर्म पानी का शावर भी होता है ताकि वो भी पूरी तरह से साफ हो सके।
ये तो हो गई बड़े उपकरणों की बात। लेकिन चलिए कल्पना करते हैं। एक सैनिक है, वो अभी अभी एक हमले से गुजरा है। उसके दस्ताने पर कोई चिपचिपा तरल गिरा है और उसके राइफल के ट्रिगर गार्ड के पास भी कुछ पाउडर जैसा दिख रहा है। वो क्या करेगा? उसके पास बड़े स्टेशन तक पहुंचने का समय नहीं है। ये एक बेहतरीन सिनेरियो है और यहीं पर इंडिविजुअल डीकंटामिनेशन किट्स यानी पीडीके काम आते हैं। ऐसी स्थिति के लिए सैनिक के पास ये किट हमेशा होती है। वो सबसे पहले अपने दस्ताने पर लगे तरल के लिए पीडीके आई का इस्तेमाल करेगा। इसमें एक एब्जॉर्बेंट कपड़े का पैड होता है। इसकी तकनीक है ब्लॉट, बैंग एंड ब्रश। ब्लॉट, बैंग एंड ब्रश। हाँ, यानी उसे रगड़ना नहीं है, बस पैड से तरल को थपथपाकर सोखना है, फिर पैड को जमीन पर पटक कर साफ करना है और फिर हल्के से ब्रश करना है। और राइफल पर लगे पाउडर का क्या उसके लिए भी वही पैड इस्तेमाल होगा? नहीं, पाउडर के लिए या ऐसी जगहों के लिए जहां पैड नहीं पहुंच सकता, जैसे राइफल की दरारें या कपड़ों की सिलवटें, उसके लिए वो पीडीके 2 का इस्तेमाल करेगा। पीडीके 2 ये एक पफर बॉटल होती है जिसमें फुलर्स अर्थ जैसा एक सोखने वाला पाउडर होता है। वो इस पाउडर को उस जगह पर छिड़केगा जो केमिकल को सोख लेगा और फिर उसे ब्रश से झाड़ देगा। और एक तीसरी किट भी थी, आरडीपी, उसका क्या काम है? आरडीपी का मतलब है रेडियो एक्टिव डीकंटामिनेशन पार्टिकल। ये गीले नैपकिन्स, वेट नैपकिन्स जैसे होते हैं जो खास तौर पर रेडियो एक्टिव धूल या फॉलआउट को पहुंचने के काम आते हैं। अच्छा। इन्हें त्वचा और छोटे उपकरणों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर किट का एक खास मकसद है। तरल के लिए पैड, पाउडर और दरारों के लिए पफर बोतल और रेडियो एक्टिव कणों के लिए गीले नैपकिन। तो संक्षेप में पोर्टेबल अपैरेटस एक गाड़ी या किसी छोटी बिल्डिंग के लिए एक टैक्टिकल टूल है। बिल्कुल। और मोबाइल स्टेशन पूरी यूनिट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बहाल करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। बिल्कुल। पोर्टेबल अपैरेटस एक 14 लीटर की क्षमता वाला मैन पोर्टेबल सिस्टम है जिसे कंधे पर टांग कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, एक फर्स्ट एड किट की तरह। जबकि मोबाइल स्टेशन एक टाटा वाहन पर बना एक पूरा चलता फिरता अस्पताल है जिसमें 3000 लीटर का पानी का टैंक है और जवानों के नहाने की भी व्यवस्था है ताकि वो पूरी तरह से कंटामिनेशन फ्री होकर लड़ाई में वापस जा सकें। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने समझा कि सीबीआरएन सुरक्षा सिर्फ एक सूट पहनने से कहीं ज्यादा है। यह परतों में काम करती है। पहली परत है व्यक्तिगत सहन शक्ति। सूट 6 घंटे चलता है, मास्क 24 घंटे। ये हमें बताता है कि डिजाइन में हर चीज की एक प्राथमिकता है। फिर हमने देखा कि कैसे डीकंटामिनेशन सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि एक टैक्टिकल जरूरत है जिसके लिए हमारे पास DS2 जैसा खतरनाक लेकिन असरदार केमिकल है। सही। और उसे इस्तेमाल करने के लिए 14 लीटर के पोर्टेबल अपैरेटस से लेकर 3000 लीटर वाले मोबाइल स्टेशन तक मौजूद है। संक्षेप में कहें तो ये 2 अलग अलग लड़ाइयां हैं जो एक साथ लड़ी जाती हैं। पहली, व्यक्तिगत सुरक्षा यानी IPE के जरिए खुद को बचाने की लड़ाई। और दूसरी डीकंटामिनेशन के जरिए अपनी लड़ने की क्षमता को वापस हासिल करने की लड़ाई। एक सैनिक सूट पहनकर बच तो सकता है, लेकिन अगर उसके हथियार और वाहन कंटामिनेटेड हैं तो वो लड़ नहीं सकता। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सीबीआरएन सूट के बीच की परत एड्सॉर्प्शन के जरिए यानी एक केमिकल मैग्नेट की तरह काम करती है, तो ये इतना जरूरी क्यों है कि 6 घंटे की ब्रेक थ्रू टाइम सीमा खत्म होने के बाद सूट को बदल ही दिया जाए? उस चारकोल की सतह पर चिपके हुए केमिकल एजेंट का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए वहीं रहते हैं या समय के साथ कोई और खतरा पैदा कर सकते हैं?